हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्रीज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी। किसी देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है बीपीसीएल को। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने S&P डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के 2022 संस्करण में अपने स्थिरता प्रदर्शन के लिए एक बार फिर भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में नंबर 1 रैंक जो है ये हासिल किया है। और ये लगातार तीसरा साल है जब बीपीसीएल भारत में डीजेएसआई इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है, जिसने उद्योग के औसत स्कोर 31 के मुकाबले 65% अंक हासिल किए हैं, जो कि डीजेएसआई प्लेटफॉर्म पर पिछले साल के 59 के उद्योग औसत स्कोर 39 की तुलना में कहीं बेहतर है। और बीपीसीएल 1G और 2G बायोएथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीजल, ईवी चार्जिंग कॉरिडोर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मियावाकी और सीड बॉम्बिंग तकनीकों का उपयोग करके वृक्षारोपण को जोड़ना, 2025 तक 50% रिटेल आउटलेट्स का सोलराइजेशन जैसी निम्न कार्बन उत्पाद प्रौद्योगिकियों को लागू करने और 2025 तक अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 1 गीगावाट वृद्धि और 2040 तक 10 गीगावाट तक पहुंचने के लिए लक्ष्य परिवर्धन के साथ के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न पहल कर रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन है ये है अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना जो है ये 1952 के अंदर हुई थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लक्ष्मी भंडार स्कीम हैज रिसीव्ड द स्कोच अवार्ड। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये योजना है वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल को लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार मिला है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए है, जिन्हें इस योजना के द्वारा सशक्त बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और सरकार की ओर से परिवार की जो महिला मुखिया है उनको अनुदान मिल रहा है। और लक्ष्मी भंडार में सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपए प्रति महीने जो है ये दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल सरकार को अतीत में ऐसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं और इस साल मई में पश्चिम बंगाल ने शिक्षा में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कोच अवार्ड जो है ये भी जीता है। स्कोच पुरस्कार शासन, समावेश और विकास, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और अन्य के बीच में सशक्तिकरण के लिए ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। टॉप 5 अवार्ड को हम रिवाइज करें, इंटरनेशनल कांग्रेस जो वुमेन अवार्ड है ये 2022 का ये रिजवाना हसन को मिला है। और जो प्रेस्टीजियस बोल्ट्जमान मेडल है ये दीपक धर को दिया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है अल्बर्ट वोला को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये जो है चंद्रभान ख्याल को मिला है। रामानुजन प्राइज 2022 जो है ये नीना गुप्ता को दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम लोकेटेड इन विच स्टेट एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है राजस्थान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा किया
और पीएम मोदी ने यहाँ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। और इस कार्यक्रम में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। और मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग और तपस्या और देशभक्ति का ये प्रतिबिंब है। और ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी विरासत है। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं और आदर्शों के प्रतिनिधि थे और वह किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन वह लाखों आदिवासियों के नायक थे। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक जो गेम्स है 2022 के, ये राजस्थान के अंदर होने वाले हैं। इंडियाज फर्स्ट जो डिजिटल लोक अदालत है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है राजस्थान के अंदर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018-19 और 19-20 के अंदर जो टॉप पे रहा है ये राजस्थान रहा है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। ए स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जिसका नाम है आंचल, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो ये राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से जो ये कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस टू कन्फर राजीव गांधी खेल पुरस्कार, और जो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड है ये यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रानीपुर हैज बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है ये बना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53 नंबर का जो ये टाइगर रिजर्व ये बन गया है और ये राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है तथा दूधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो है ये फैला हुआ है और ये नया टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाए जाते हैं। भारत में बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ है और इनमें से 173 उत्तर प्रदेश के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड 2 हेलीपैड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 2 हेलीपैड जो है ये लॉन्च किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लद्दाख के अंदर किए गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 नई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें 2 हेलीपैड के वर्चुअल लॉन्च और एक हैनले में एक पूर्वी लद्दाख के थांगुग में ये जो है ये शामिल है। और इन हेलीपैड का जो उद्देश्य है ये क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। कई अन्य प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं का भी अनावरण किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्रों में पुल, सड़क और हेलीपैड परियोजनाएं शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश बीन इनोग्रेटेड, उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर योटा D1 का जो लोकार्पण है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा 250 मेगावाट की क्षमता वाले डेटा सेंटर को 1500 करोड़ रुपए में 3 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया है। और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रौद्योगिकी राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे हैं। दुनिया में 150 करोड़ मोबाइल फोन व भारत में 65 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता है और दुनिया के 30% डाटा की जो खपत है ये भारत में होती है, लेकिन हमारे पास इसके स्टोरेज की क्षमता मात्र 2% है। अब उत्तर प्रदेश में ये संभव होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज हिज न्यू बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है जो फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा, इन्होंने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में एक नई द्विभाषी पुस्तक लिखी है, जिसका जो शीर्षक है ये है दे ला न्यूक्लियराइजेशन डे ला एसी, मतलब एशिया का जो परमाणुकरण है, ये इसका टाइटल है। पुस्तक में परमाणु आपातकाल और पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई है। गोलियास के द्वारा प्रकाशित पूरा जो पुस्तक का विमोचन है ये जेनेवा प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें 35 लोगों ने भाग लिया और उनमें से 23 ने वर्चुअल मोड में भाग लिया। इनके लेखक है पहली रेने नाबा एशिया पर 2 पुस्तकों के लेखक है। पहली जो बुक है ये है पाकिस्तान को पश्चिमी दुनिया और यूरेशिया की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, गोलियास 2018 पाकिस्तान के रणनीतिक उत्परिवर्तन पर फ्रेंच में पहली पुस्तक थी। टॉप बुक्स को हम रिवाइज करें, डॉक्टर बिमल जालान हैज रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, साहिल सेठ रिलीज हिज बुक ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, Akshay Shah and Stephen Alter compile and edit new book, The Corbett Papers. Shashi Tharoor has written a new book जिसका नाम है अंबेडकर ए लाइफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, How many million people are forcibly displaced worldwide as per UNHCR report? UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 103 जो मिलियन लोग हैं ये जो है जबरन विस्थापित किए गए हैं। यूएनएचसीआर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानव अधिकारों के उल्लंघन और विश्व स्तर पर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए लोगों की जो संख्या है ये 2022 की पहली छमाही में बढ़कर 103 बिलियन जो मिलियन हो गई है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 77 लोगों में से एक को जबरन विस्थापित किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले लोगों की कुल संख्या 24% से बढ़कर 2021 के अंत में 25.7 मिलियन से 2022 के मध्य में 32 मिलियन हो गई है। और इस साल जून के अंत में सभी शरणार्थियों में से आधे से अधिक जो लोग हैं ये सीरियाई, वेनेजुएला, ये यूक्रेनी थे। 2022 के मध्य में तुर्की ने 3.7 मिलियन शरणार्थियों की मेजबानी की, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है। 2.5 मिलियन शरणार्थियों के साथ कोलंबिया दूसरे और 2.2 मिलियन शरणार्थियों के साथ जर्मनी तीसरे स्थान पर थी और इसके बाद में पाकिस्तान और युगांडा थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, In which state will the first aqua park of the northeast be set up? पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री ताके तकी ने सोमवार 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारीन में स्थापित किया जाएगा और फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क का हिस्सा होगा जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत किया गया है। मौजूदा ट्रेन फिश फार्म जो उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित है, इसको एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जहां पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम बनेगा और अरुणाचल प्रदेश में फिश म्यूजियम में राज्य की सभी प्रकार की मछली की प्रजातियां होगी और ये मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, गवर्नर यहाँ के हैं डॉक्टर बीडी मिश्रा और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पेमा खांडू। नेशनल पार्क्स यहाँ पे है, माउलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, एंजल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिचुएटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर नम्मा मेट्रो रेल हैज लॉन्च्ड क्यूआर टिकट सर्विस ऑन व्हाट्सएप। कहा कि नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा को जो है ये शुरू किया है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है बेंगलोर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट्सएप और बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नए नम्मा मेट्रो चैटबॉल की घोषणा की है और नई सुविधा यात्रियों को व्हाट्सएप पर क्यूआर आधारित टिकटिंग सेवा चैटबॉल का उपयोग करके टिकट बुक करने की अनुमति देगी और उपयोगकर्ता व्हाट्सएप पर टिकट खरीद सकते हैं और ऐप में एकीकृत यूपीआई सेवाओं का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर चैटबॉल का इस्तेमाल मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है और ये सुविधाजनक विकल्प पाने वाला बेंगलुरु पहला शहर है और इससे न केवल उपभोगकर्ताओं का काफी समय बचेगा, बल्कि अगर लोग टिकट बुक करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो टिकट काउंटर के बाहर अराजकता से भी बचा जा सकता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है कोलकाता के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा के पुरी के अंदर किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मोम लोहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है मेघालय के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो ये गुजरात ने किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो ये भाग लिया गया है तंजानिया के साथ में और जो मोजाम्बिक है इसके साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है अमेरिका ने। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की जो शुरुआत है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है माता अमृता नंदमयी हुई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये लॉन्च की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई के रूप में कौन जो अपना पदभार है ये ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।